Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian Economy Development. Indian Economy Development के 7th chapter Environment and Sustainable Development में हम जिसका ये last part है. Environment हम already पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि environment क्या होता है, उसकी problems क्या हैं, उस problems के causes क्या हैं और measures क्या हैं. This is the last 4th part of your chapter जिसमें हम पूरा sustainable development cover करने वाले हैं. So without wasting any time, let's get started. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सबको यहाँ पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे ऑप्टिमिकली यूज़ कर रहे हैं और इतने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारी नीड्स भी पूरी हो रही हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी भी तरीके से वो हिंडर नहीं हो रही है. हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, वो ख़राब ना हो, हम उनका फ़ायदा उठाएँ लेकिन आगे वाली आने वाली जनरेशन्स भी उसको आगे यूज़ कर पाएँ. ये होता है हमारी कंट्री का डेवलप होना सस्टेनेबली, हमारे एनवायरनमेंट का डेवलप होना सस्टेनेबली, मतलब ऐसे कि वो चीज़ लंबे टाइम तक सस्टेन करे. कोई भी डाउट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्यों ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, पहले हमने कभी इसका यूज़ नहीं समझा. बट अब क्योंकि ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ हो रही है कि हमें दिख रहा है कि हमारे रिसोर्सेज़ क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और वो रिसोर्सेज़ हम ख़त्म होने नहीं दे सकते हैं. इसीलिए अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कोई भी डाउट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. नॉर्मल चीज़ें बोलती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, कि एक तो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए. सेकंड, आपका पॉल्यूशन हमेशा चेक रहना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन आपकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब करता है. वो कैसे भी सस्टेन नहीं हो सकते हैं. अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे तो क्या होगा, आगे आने वाले ज़माने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज में देखनी होती है, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर जो हो रहा है, पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है, वो सब कुछ क्या हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से भी हो, हर जगह वेलफेयर को मोटिव दिया जाए. ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसके साथ जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन खराब नहीं होनी चाहिए. फ्यूचर जनरेशन को हर वो चीज़ का कंसिडरेशन मिलना चाहिए. वेरी क्लियर, लेट्स सी इट थ्रू द स्लाइड्स. अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, अभी के जनरेशन की नीड्स पूरी कर देता है विदाउट इम्पेयरिंग और रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, विदाउट एक्चुअली एनी वे हैम्परिंग द फ्यूचर नीड्स जनरेशन. पीछे आने वाले लोगों की जो भी नीड्स हैं वहां पे हम किसी भी चीज को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, इम्पेयर नहीं कर रहे हैं. ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, हमारा भी और आने वाली जनरेशन का भी. इट डज नॉट थ्रेटन नेचुरल एंडोमेंट एंड द इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट और नेचुरल एंडोमेंट के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, कैसे भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता है. इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पता चली हमें, द कॉम्पिटेटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है. These have been recognized as emerging challenges in the quality of life, जिससे क्या हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो रहा है. The concept of sustainable development is now being understood and widely propagated. इसीलिए अब इस environment को बचाने के लिए लोगों को समझ आ रहा है कि हमें क्यों sustainable development लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये एक holistic approach है जिसकी अब environment को बहुत ज़्यादा नीड है अगर हम चाहते हैं कि हमारे resources अच्छे से चलें. क्या 4 फीचर्स पढ़े हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. सस्टेन्ड राइज होना चाहिए इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर में, इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, पर कैपिटा इनकम, हर चीज में क्या होना चाहिए, एक सस्टेनेबल राइज होना चाहिए. सेकंड, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज होने चाहिए, यूटिलाइज होने चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए. नो हिंड्रेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन नीड, आगे आने वाली जनरेशन की नीड्स को हम कैसे भी इम्पैक्ट नहीं करें, उनके पास वो हर रिसोर्स कंसिडरेबल हो. एंड लास्ट इज चेक ऑन पोल्यूशन. पोल्यूशन चेक करना बहुत ज़रूरी है. एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन इन्वायरमेंट में हमेशा चेक पे रहने चाहिए. लेट्स सी इट थ्रू स्लाइड्स ऑल्सो.
First is sustained rise in per capita income and economic welfare. Social welfare and economic welfare keeping eco-friendly usages such कि हम eco-friendly तरीके से welfare कर रहे हैं. Sustained rise in real per capita income is an example of economic welfare. अगर आपकी per capita income sustainably rise हो रही है मतलब किसी को भी harm नहीं हो रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ long term के लिए development कर रही है, तो ये एक economic welfare हुआ. Clear? नेक्स्ट इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज. ये कोई नहीं बोल रहा है कि आप यूज ही मत करो. इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज भी रैशनली यूज. इनको बहुत रैशनली यूज करने की जरूरत है, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत है, बट एक्सप्लॉइट मत करो. दे आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड. उनको एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है हमें. वेरी क्लियर. Next is the ability of future generation to fulfill their needs not to be impaired. Future generation की needs हमें कैसे भी खराब नहीं करनी चाहिए. Sustainable development stresses the point that the ability of future generation to fulfill their need is not impaired in the wake of competitive growth process. हमारी growth process में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. यही sustainable growth है. कोई भी doubt? लास्ट इज चेक ऑन योर पोल्यूशन. पोल्यूशन चेक होना बहुत ज़रूरी है. डिस्कार्ड्स दोज एक्टिविटी जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की वो एक्टिविटी ये हटा देता है विच इंक्लूड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिससे इन्वायरमेंट आपका ख़राब हो सकता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ टू बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट. सबसे बड़ा सोशल कॉस्ट क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है. ईज़ी. आपको समझ आया क्या बेसिक फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. अब इन फीचर्स को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ क्या करते हैं, देखते हैं. वो सारी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जो हमें बताती हैं कि कैसे इन चीज़ों को करने से हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं. सो लेट्स सी इट वन बाय वन क्या-क्या है. फर्स्ट इज़ इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. एक ऐसी इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिससे आपका क्या हो, इनपुट्स को फुल यूटिलाइज़ेशन मिले. ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए कि टेक एडवांसमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोशल कॉस्ट ना हो. इस कॉस्ट पे ना हो आपका टेक एडवांसमेंट कि क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है. ये एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, यूज ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज का क्या मतलब है यहाँ पे? आपको पता है कि सन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सन से सोलर एनर्जी मिल रही है. सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी क्या? सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी. अब सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगी तो आप सोलर पैनल्स यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, आप सेव करोगे इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली अगर आप हाइड्रो एनर्जी यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो. हर तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचा रहे हो. तो ऐसे रिसोर्सेज यूज होने चाहिए. थर्ड इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट बहुत इंटीग्रेटेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर रूरल डेवलपमेंट होगा, वहाँ अवेयरनेस पहुंचेगी, तो पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन जैसी बहुत मेजर दिक्कतें हट जाएंगी. क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन का बहुत मेजर फैक्टर कौन है? रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज convert sunlight into solar energy and solar energy into electricity. अपनी सन ऐसी एक चीज़ है जिसकी एनर्जी नहीं जाएगी, जो मैंने आपको अभी समझाया. क्या समझाया मैंने आपको? कि अगर सन है तो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, उससे हम सोलर पैनल्स बना रहे हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम यही सेम चीज़ हाइड्रो से कर रहे हैं या फिर विंड से कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं. हम अलग एक इस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जो इंडिया के पास या किसी भी इन्वायरमेंट के पास, कंट्रीज़ के पास ख़त्म नहीं होगी. तो हमें ये शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? किस-किस को नहीं पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप एनिमल मैन्योर यूज़ करते हो. एनिमल मैन्योर यूज़ करते हो मतलब जो आपका नॉर्मल मैन्योर होता है आप वो यूज़ करते हो. आप बिल्कुल क्या फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सारे केमिकल्स यूज़ करना आप बंद कर देते हो. ये सब आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो. इसके बाद आप ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हो. ट्रेडिशनल सीड्स मतलब वो ऑर्गेनिक सीड्स यूज़ करते हो जो क्या होती है, जो आपके सॉइल को कैसे भी खराब ना करें. तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो आपका सॉइल प्रोटेक्शन देखती है. अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम सॉइल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लैंड डिग्रेडेशन बचा रहे हैं. लैंड डिग्रेडेशन बचा रहे हैं मतलब हमारा एनवायरनमेंट प्रिवेंट हो रहा है.
नेक्स्ट इज़ मैनेज द वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसी वेस्ट को यूज़ करके एनिमल कंपोस्ट बना सकते हैं, जो हम अपनी सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस वेस्ट को करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत जगह का लैंड पॉल्यूशन बचा सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बचा सकते हैं, तो वेस्ट मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग लॉज ऑफ केमिकल इफ्लुएंस, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज होने चाहिए कि अगर आप इन्वायरमेंट को ऐसे हार्म कर रहे हो तो आपको ये क्लेम मिलेगा, आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉज अपने वीक नहीं हो सकते व्हेन इट कम्स टू इन्वायरमेंट। तो लॉज अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, टेक अच्छा होना चाहिए। ये सारी क्या है, चीज़ें है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व वाटर, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। आपने कहाँ कहाँ पढ़ा होगा, हर बच्चे को छोटे से पढ़ाया जाता है कि आपको पानी बचाना है, आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज बचाने हैं। वो अवेयरनेस हमेशा क्रिएट होती जानी चाहिए। एंड लास्ट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है, जहाँ पे भी आप ये देखो, अगर दिल्ली में मेट्रो है या बॉम्बे में मेट्रो है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मेट्रो सिटीज़ में मेट्रोज़ में ट्रैवल करती है, जिससे व्हीकल, कार यूज़ होना, फ्यूल यूज़ होना क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है, जिससे एयर पॉल्यूशन जैसी दिक्कतें बहुत कम हो जाती है। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना भी क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। कोई भी डाउट, स्लाइड से देखते हैं। फर्स्ट इज इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। वी आर टू डिवाइस सच प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी विच आर इनपुट एफिशिएंट, जो क्या हो, इनपुट एफिशिएंट हो। इट मीन्स आउटपुट उनका क्या हो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। दिस विल मॉडरेट द स्ट्रेस ऑफ रिसोर्स एनवायरमेंट। तो हम रिसोर्सेज कम यूज करेंगे पर हमें आउटपुट उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ इको फ्रेंडली सोर्सेज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज हम एनर्जी के यूज करें, लाइक लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे नॉर्मल फ्यूल्स को एक्सचेंज कर सकता है, जिससे इन्वायरमेंट क्या रहेगा, खराब नहीं होगा। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स, ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल्स है। द यूज ऑफ दीज फ्यूल मस्ट बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की जगह ये यूज करना चाहिए। बहुत सारी सिलेंडर कार्स आती हैं, आप देखती होगी सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां आती हैं, विच इमिट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल में बहुत सीओडी होता है, उसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो बहुत बड़ा रीजन किसका है, एयर पोल्यूशन का भी है और ग्लोबल वार्मिंग का भी है, ग्रीन हाउस गैसेस का है। कोई भी डाउट? वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी गिवन हाई प्रायोरिटी एज द प्रोग्राम्स ऑफ स्टेट प्लानिंग। क्यों? दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट होगी, अवेयरनेस भी होगी रूरल एरियाज में, और माइग्रेशन कम होगा अर्बन सिटीज में। माइग्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा अर्बन सिटीज में। नेक्स्ट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है अपन को, सनलाइट इज बोथ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल। खत्म भी नहीं होगी सनलाइट और इको फ्रेंडली भी है। इट इज एन इफेक्टिव आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, और हमारी एनर्जी में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थिंग। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और इनोवेटिव होने की ज़रूरत है, फिर हम बहुत ईजिली ये चीज़ कर सकते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग that restores, maintains and enhances the ecological balance। आपका पूरा environment का balance बनाता है, उसको बना के उसको manage करता है, और जो भी खराब हुआ है उसको भी restore करता है। It discards the use of chemical fertilizer, insecticide, pesticide। हम किसी भी तरीके का fertilizer और chemicals नहीं use करते हैं। It focuses on soil health। इसका काम क्या होता है, soil health को करना, मतलब land degradation कम करना, तो environmental degradation कम करना होता है। Sixth is manage the waste rather than allowing industrial waste and household garbage to litter around in the floors, streams and rivers. We must systematically manage them। हमें उसको मैनेज करना चाहिए, यहाँ पे हर जगह पड़े नहीं रहने देना चाहिए, पानी में बह रहा है हमें नहीं देखना चाहिए। Household waste can be recycled and used as a concept or compost and manure in organic farming। जितना भी गार्बेज होता है, जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, वो सब क्या हो सकता है, रिड्यूस करके उसको रिसाइकिल करके हम उसको मैन्योर की तरह सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं, और ऐसे हमारा वेस्ट क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा।
नेक्स्ट इज लॉज ऑन डिस्पोजल। लॉज क्यों? क्योंकि इंडिया एक इज अ लैंड जहां पे लॉ इन्फोर्समेंट वीक है। केमिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इन। अगर हम लोग ये करें कि ये इतना ज़्यादा इनवेरिएबली ड्रिवन है, स्ट्रीम्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, पूरे वाटर को पोल्यूट कर रहा है, हर जगह इंडेंजर कर रहा है, तो हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या करना चाहिए? हमें उनके ऊपर ये लॉ लगाना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने दिस लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन इफ यू आर डूइंग, then there is this punishment or implementation over you and your company. These kind of laws will help in sustainable development. Such a serious violation of laws must be checked in the case of growth and environment is to be together. Environment के time पे ऐसी serious issues को हम बिल्कुल भी neglect नहीं कर सकते हैं. Clear? नेक्स्ट इज अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी। हर तरीके से अपने रिजर्व करो, अपने कंजर्व करो अपनी पूरी नेचुरल रिसोर्सेज। इंडियंस आर हाईली कॉन्शियस ऑफ इंटरजेनरेशन इक्विटी एट माइक्रो लेवल। सब अपनी फैमिलीज के लिए देखते हैं कि हम उनके लिए कैसे बचा के चले जाएं, हम सस्टेनेबली कैसे चले, लोग हमारे बच्चे सब कुछ यूज कर ले, हमारी आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। ये हर एक फैमिली देखती है। एट द फैमिली लेवल वी डू आवर बेस्ट टू प्रिजर्व आवर एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट हो। बट यही चीज जब हमें मैक्रो लेवल पे करनी होती है तो हम कोई नहीं सोचता। कोई भी वर्ल्ड वाइड और नेशन के व्यू में यही सेम चीज नहीं सोचता कि जब मैं अपने बच्चों के लिए बचा के जा रहा हूँ तो फिर मैं पूरे अर्थ के लिए क्यों नहीं बचा के जाऊँ। सो बट दिस अवेयरनेस इज नेग्लिजिबल एट मैक्रो लेवल। नेशनल लेवल में बिल्कुल नेग्लिजिबल है ये। सेल्डम डू वी थिंक ऑफ कंजर्विंग अ नेचुरल वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना पैसा दे दें, पर ये नहीं सोचते हैं कि उनके लिए हम अपनी इन्वायरमेंट बचा लें। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रैपिड होता है, कंफर्टेबल होता है और इकोनॉमिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मेट्रो है। सच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द सबर्ब एरिया। वो हर एक एरिया में जाती है, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक। दिस विल कट द प्राइवेट व्हीकुलर ट्रैफिक एंड अराउंड द मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में जो ट्रैवल और व्हीकल का वो होता है, पूरा ट्रैफिक वो हट जाएगा और बहुत कम यूज हो जाएगा कार्स का। अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब कुछ क्या हो जाएगा? बहुत रिड्यूस हो जाएगा। वेरी क्लियर। जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा। आज हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे अपना डेवलपमेंट करना कि आपकी नीड्स भी पूरी हो, आप उन रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हो कि आपकी सारी नीड सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड हैम्पर्ड नहीं हो रही है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट इसके यही फीचर्स होते हैं कि हम पॉल्यूशन देख के रखें बिल्कुल, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे भी एक्सप्लॉइट ना करें, यूज़ करें पर एक्सप्लॉइट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोशल वेलफेयर करें, अगर हम एवरेज पर कैपिटा इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो वो सोशल वेलफेयर के ऊपर ही हो। हर तरीके का इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो? सोशल वेलफेयर पे अलाइन्ड हो और फ्यूचर जनरेशंस की कोई चीज़ हम हिंडर ना करें। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो हम इसके लिए फॉलो करते हैं। बहुत मेन मेन स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी भी क्या, कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना हमारे लिए कितना अच्छा है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देंगे तो कैसे हम एयर पोल्यूशन कम कर लेंगे, वाटर पोल्यूशन कम कर लेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन कम कर लेंगे। रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन कम होना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अफॉरेस्टेशन क्यों होना चाहिए, अफॉरेस्टेशन से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे हम सही कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ में कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है? दीज आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर जगह अवेयरनेस क्रिएट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने चाहिए, वाटर जैसी चीज़ें हमें कंजर्व करनी चाहिए कि क्या हो? फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ आए। हम जो भी सोचते हैं वो एक माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, फैमिली लेवल पे वो सब चीज़ें हमें एक मैक्रो लेवल पे सोचनी चाहिए इफ़ वी वांट कि एनवायरनमेंट क्या हो? सस्टेनेबली डेवलप हो। Very clear. I hope it is very clear. Let's move to the assessments. Question number first. Which of the following is an important strategy for sustainable development? कौन सी बहुत ज़रूरी स्ट्रैटेजी है? Encouragement of organic farming. Organic farming से क्या होगा? वाटर पोल्यूशन कम होगा, सॉइल सही होगी तो लैंड डिग्रेडेशन कम होगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज राइट।
सेकंड, एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगा? मेट्रोज़ होते हैं जैसे कि दिल्ली में, तो क्या होगा उससे व्हीकल का यूज़ होना कम होता है, जिससे पेट्रोल और डीज़ल का यूज़ होना कम होता है, तो आपकी एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग सब बच जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रो एनर्जी, अगर हम ये हाइड्रो एनर्जी को इंक्लूज़ कर रहे हैं मतलब पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज़ को सेव कर रहे हैं, जैसे कि हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से करते हैं। So answer would be D. All of the above are the good strategies for sustainable development. Very clear? Next question, question number second. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, इनमें से कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है? क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि आप अपनी नीड्स भी पूरी कर लो रिसोर्स को यूज करके और फ्यूचर जनरेशन को हिंडर ना करो। फुलफिलिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंसीडरिंग फ्यूचर नीड्स, कंसीडर करते हैं ना फ्यूचर नीड्स, तो ये तो नहीं होगा। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स लाइक फर्टिलाइजर्स, तो ये तो अगेंस्ट हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ये तो लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। फुलफिलिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हिंडरिंग फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर नीड्स को खराब करे बिना, तो दिस इज राइट, तो योर आंसर वुड बी सी, डी, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। योर आंसर वुड बी सी, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फुलफिलिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हिंडरिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन, अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। दूर की होगी आपकी इन्वायरमेंट, क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, यस, पेड़ ज़्यादा लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? एयर में कम होगी जितनी कॉम्पोजिशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कम होना, तो ये भी सही है। इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन, ऑफ कोर्स अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो आप अपना एनवायरमेंट प्रिवेंट कर रहे हो, सबसे मेजर चीज़ जो आप कर सकते हो वो यही है। तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। वेरी क्लियर। Okay, this was the chapter. We are done with your seventh chapter, Environment and Sustainable Development. I really hope कि आपको पूरा chapter समझ आया हो। बहुत easy chapter है. Go through all the 4 parts and you will understand. This was all for today. Thank you so much.